13 अरब 80 करोड़ साल पहले सुदूर अतीत में हुए एक धमाके ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जीवन को पनपने में 10 अरब से ज्यादा साल लगे। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले अरबों तारों के बीच हमारी पृथ्वी ही वो अकेला ऐसा ग्रह था जो रहने लायक बना। उन सभी ब्रह्मांडीय चीजों में पानी की बूंद की भी तभी उत्पत्ति हुई जिसके बूते मानव सभ्यता अस्तित्व में आई। मगर आज उसी पानी को हम पृथ्वी पर बर्बाद करने के बाद मंगल पर खोज रहे हैं। है ना सोचने वाली बात। हमारे शरीर में 70% पानी होता है। अगर ये 10% भी कम हो जाए तो हम मर सकते हैं। शायद इस बात से आप पानी की अहमियत समझ सकें। हम इस वक्त दिल्ली में हैं। कभी यही राजधानी अपनी पानी की समृद्धि पर इतराती थी। कुओं, बावली, सरोवर और पानी की धनी दिल्ली आज अपनी जरूरत के 90% पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। दिल्ली में कई वंशों का शासन रहा। सभी ने अपने अपने तरीके से यहाँ पानी की व्यवस्था की। प्राचीन और मध्यकालीन युग में नदी के साथ साथ बावली, तालाब, कुओं, नहर और बांध की मदद से लोगों तक पानी पहुंचाया जाता रहा। दक्षिणी दिल्ली समेत कई इलाकों में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के अनंगपाल ने हरियाणा की सीमा से सटे सूरजकुंड के पास दिल्ली बसाई थी। वहां मौजूद सूर्य मंदिर और उसी के पास स्थित तालाब के कारण इस जगह का नाम सूरजकुंड पड़ा। जानकारों की माने तो इसकी बनावट अरावली पर्वत से बहकर आने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए की गई थी। शुरुआत में इससे ही शहर की पानी की जरूरत पूरी होती थी। इसी वंश के राजाओं ने बड़खल झील भी बनवाई। सूरजपाल ने एक कुंड बनाया था, पानी का कुंड, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि पानी के बिना ना खेती चलेगी, ना बाग चलेंगे, ना कोई और घर के घरेलू जो काम होते हैं, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, नहाने सब चीज़ें, ये काम नहीं चल पाएंगे पानी के बगैर। अच्छा, उस ज़माने में कोई इस तरह के जैसे आजकल सबमर्सिबल लगे हैं, जेट पंप लगे हैं, वो तो होते नहीं थे। तो पानी ज़मीन से आता था कुदरती तौर पे। बारिशें होती थी, ढेर सारा पानी ज़मीन में दबा रहता था। तो सूरज कुंड का जो पानी है वो उन्होंने सूरजपाल ने उसको इस तरीके से उसको खोदा कि वो पूरा जो कुंड है बड़ा साफ़ शफाफ पानी आता था। और उस पानी को उन्होंने जो दिल्ली के मतलब बहुत सारे शहर थे, चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, चाहे वो लालकोट हो, चाहे वो जहाँपना हो, शाहजहानाबाद हो, आज की दिल्ली हो, दिल्ली मतलब यह है कि 7-8 बार उजड़ी और फिर बसी। बात करते हैं हम अनंगपाल की। उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है बनाया था सूरजपाल की ही तरह। और पानी के साथ साथ उन्होंने 1061 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मंदिर भी वहाँ बना हुआ है। वो मंदिर को भी पानी से इस तरह से मतलब सटा करके उन्होंने शहर को, यानी उस शहर को लालकोट बोलते थे, जो भी उसका नाम दिया हुआ था, तो वो पानी उससे सट के चलता हुआ पूरे शहर में आता था। बात साल 1052 की है। मुस्लिम शासनकाल की पहली राजधानी किला राय पिथौरा यानी कि आज की मेहरौली में बनी। ये पहाड़ी क्षेत्र था। लगभग 18 किलोमीटर दूर यमुना से यहाँ तक पानी लाने में परेशानी थी। इसीलिए बारिश के पानी को ही इकट्ठा करना एकमात्र रास्ता था। सुल्तान इल्तुतमिश ने इसके लिए 200 मीटर लंबे हौज़ सुल्तानी या फिर हौज़ इल्तुतमिश सरोवर का निर्माण करवाया। बारिश का पानी इस सरोवर में पहुंचे, इसके लिए नालियां भी बनाई गईं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौर में इस सरोवर और इसकी नालियों की भी मरम्मत हुई। मेहरौली का जो एक हिस्टोरिकल इलाका है, मैं बता दूं,
दिल्ली यानी शाहजहाँ आबाद के वक्त में ये कहा जाता था कि दिल्ली किला मुअल्ला ता महरौली। हज़रत बख्तियार काकी, उनके ज़माने की बात है कि उनके ख्वाब में हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप आए और आपके घोड़े ने जहाँ टाप मारी, उन्होंने ख्वाब में देखा, वहीं पर उन्होंने शमसी तालाब बनवा दिया, जिसको हौज़ शमसी भी कहा जाता है। उससे बहुत से मतलब पानी का सिस्टम ऐसा जारी हुआ कि चाहे वो नीचे से पानी आता हो या जो बारिश के बाद जो रेज़र्वॉयर बन जाते हैं, वो पानी हौज़ ख़ास भी गया, वो पानी पूरी महरौली के इलाके में भी गया। जामा मस्जिद का आपने नाम सुना होगा, यानी शाहजहानी मस्जिद जो वहाँ पुरानी दिल्ली में है, शाहजहाँ की बनाई हुई, इसमें भी एक तालाब है, तालाब बल्कि एक हौज़ है जिसमें लोग वज़ू करते हैं, जिसको आप एब्ल्यूशन कहते हैं अंग्रेज़ी में, नमाज से पहले। तो वहाँ भी हुआ क्या कि शाहजहां ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपको देखा था, और जहाँ देखा था वहीं पे उन्होंने एक संगे मरमर की गद्दी सी बनवा दी। वो गद्दी आज भी है, उसको थोड़ा सा किसी ने ख़राब करने की कोशिश की थी तो उसको एक केस में लोहे के बंद कर दिया गया है, लेकिन वो पानी का सिलसिला कायम है। साल 1303 के दौरान अपने शासनकाल में भी अलाउद्दीन खिलजी ने हौज़ अलाई नाम से एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया। बाद में इसका नाम हौज़ खास हो गया। तुगलकाबाद को गियासुद्दीन ने बसाया था। पहाड़ी पर बने तुगलकाबाद किले में 7 तालाब और 3 बड़ी बावलियों के अवशेष आज भी बचे हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी पानी के जो रिजर्वॉयर्स थे वो उसने बनवाए थे, और वो जो पानी है वो सारा आपका तुगलकाबाद, ठीक है, अब तुगलकाबाद उन्हीं के नाम पे जो है बना हुआ है, और वहाँ भी कई बावलियाँ भी हैं, और आज भी उसमें कुछ ऐसी एक आध बावली है अभी बची हुई है कि जहाँ पर पानी जो है उसका सिलसिला है, पानी साफ़ नहीं है, गंदा हो चुका है, शायद लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो सिलसिला बनाया, यानी ये जो दोनों तुगलक थे, फ़िरोज़ तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये पानी का सिलसिला इन्होंने इस वजह से भी कराया कि इनको पता था कि इनसे पहले जो सुल्तान वगैरह आए या फिर ये सूरजपाल अनंगपाल आए, इन लोगों को बागों का बड़ा शौक़ था, हरियाली का बड़ा शौक़ था। ये पेड़ लगाते थे, हरे भरे मखमली जो मैदान थे घास के वो लगाया करते थे, और फूल पौधे लगाया करते थे। पानी के बिना तो नहीं हो सकते थे। तो पानी का सिलसिला इन सब लोगों ने बहुत तरीक़े से, कायदे से किया था। कई कुएं भी इसी किले में थे। महरौली से सटे हौज़ शमसी के पानी को नौलावी नाले की मदद से तुगलकाबाद तक लाया जाता था। अब बारी आती है मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाने के साथ ही इसके आसपास खेती की सिंचाई के लिए सतपुला यानी कि 7 पुलों वाले बांध का निर्माण कराया। 2 मंजिला ये बांध जल संसाधन तकनीक का एक नायाब नमूना है। उस समय इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी लागू किया गया था। इसके सभी 7 पुलों पर फाटक लगाए गए थे, जिसकी मदद से कृत्रिम झील में पानी पहुंचाया जाता था। बांध के दोनों ओर निगरानी के लिए ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए गए। यहाँ तक कि बांध की पहली मंजिल पर जल भंडारण तक की व्यवस्था थी। पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने पर बांध की दूसरी मंजिल पर लगे फाटक खोले जाते थे। हमेशा पानी जो है ऊपर से नीचे की जानिब आता है, ठीक है ना। उर्दू या हिंदी में एक मुहावरा भी है कि यहाँ पानी मरता है, पानी वहीं जाता है जहाँ उसको जगह मिलती है ऊपर से नीचे चलने की। ये ग्रेविटी सिस्टम जो था ये बनाया था फ़िरोज़ तुगलक ने, और ये 1355-56 में उसने बनाया था। और उसने क्या किया था, बहुत बड़ा एक रिजर्वॉयर पानी का, जैसे पानी की टंकियाँ होती है ना, ये उसने, जिसमें दिल्ली का जो कौन सा इलाका है, जहांपनाह इलाका जो है, वहाँ पे बनाया था। और इसमें आपको यकीन नहीं होगा, और जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिंदुस्तान में ही नहीं, कि 75,000 लीटर पानी रोज़ाना शहर को दिया जाता था। जो जहांपनाह, लालकोट, और मतलब ये समझिए कि शाहजहां आबाद तक भी वो पानी आता था।
तो बड़ा ज़बरदस्त उसमें अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए थे। पानी उनसे निकल के घरों में जाता था, मोहल्लों में जाता था, जो मकान थे उनमें जाता था, और जो उस वक्त की उस इलाके में हवेलियाँ या राजे महाराजों के जो महल हुआ करते थे वहाँ भी जाता था। तो ये ग्रेविटी सिस्टम था, ऊपर से पानी नीचे आता था। जब दौर मुगल बादशाह शाहजहां का आया तो दिल्ली में अरावली पहाड़ी और उसकी तराई की जगह नगर को यमुना किनारे बसाया गया। अपनी राजधानी की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने खास इंतजाम किए। इसके लिए शाहजहानी नहरें खुदवाई गई। शाहजहां के प्रमुख प्रशासक अली मर्दन खान ने उस समय जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहां की इच्छा के मुताबिक उसने फारसी कारीगरों के साथ मिलकर यमुना का पानी लाल किले में पहुंचाने के साथ ही इसे पुरानी नहर से भी जोड़ा। वही नहर जो मुगल शासनकाल के पहले से ही फिरोज शाह तुगलक ने करनाल से हिसार तक खुदवाई थी। बाद में ये पश्चिमी यमुना नहर के रूप में विकसित हुई। अकबर के शासनकाल में इस नहर की मरम्मत हुई। बाद में नहर में गाद और मिट्टी भर गई। फिर अली मर्दन खान ने इस नहर की वापस सफाई और मरम्मत कराई। उसने साहिबी नदी यानी कि अब के नजफगढ़ ड्रेन से पानी लाकर इस पुरानी नहर में डालने के लिए एक नई नहर बनाई, जिसे अली मर्दन खान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये नहर दिल्ली में लगभग 20 किलोमीटर के इलाके से होकर बहती थी, जिससे सिंचाई और ज़रूरत के दूसरे काम होते थे। इससे 3 अलग अलग छोटी नहरें निकलती थी। एक लाल किले में जाती थी, दूसरी 2 से शाहजहांबाद के अलग अलग हिस्सों को पानी मिलता था। ये नहर कब सूखी इसका कोई सबूत नहीं, मगर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि साल 1820 के आसपास अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत कराई थी। इसके बाद साल 1880 में चांदनी चौक में पानी आना बंद हो गया। एंशिएंट कैनाल्स में कॉल्विन ने लिखा है कि इस नहर को तैयार करने वालों को इसका बहुत फायदा हुआ होगा। पानी की कई सोर्सेज थी दिल्ली में। ये जो शाहजहानाबाद में पानी आता था, जो आपने नाम लिया इसका शाहजहां का, ये पानी सिरमौर की पहाड़ियों से आता था। ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से होता हुआ फिर ये जमुना में आता था। जमुना से फिर ये उससे पहले ही आता था। जब किला बनवा लिया इसने शाहजहां ने, तो किला जब बनवा लिया तो किले में होता हुआ, किले में भी अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड पानी के रास्ते बने हुए थे, उनमें से आता था। अब आप अगर लाल किला जाएं, अंदर जाएं, तो उसके कई मतलब हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है कि जहाँ जो है कई बाथ बने हुए हैं, नहाने का वो नहाने के सिलसिले बने हुए हैं। तो वहाँ आपको पता चलेगा कि पानी कहाँ से किस तरीके से आता था। कहीं ऊंचाई से आता था, नीचे बहुत तेज़ी से। नीचे जब बहुत तेज़ी से आता था तो फिर ऊंचा जाके फिर वो मतलब ग्रेविटी का सिस्टम पहले ही आपने मुझसे पूछ लिया। तो पानी वहाँ से आते आते फिर ये आता था चांदनी चौक में। चांदनी चौक का नाम ये मुग़लों के वक्त उर्दू बाज़ार था। ठीक है, उर्दू बाज़ार इसलिए कि उर्दू ज़बान होती थी और उर्दू का मतलब था कि कैंप था वहाँ पे। तुर्क भी थे, मुग़ल भी थे, ब्राह्मण भी थे, सब लोग मिलकर के ये मुग़लों की फ़ौज में उनका काम करते थे। तो उर्दू बाज़ार के नाम से था, फिर वो चांदनी चौक हो गया। चांदनी चौक के बीचों बीच जो नहर बहती थी उसे फैज़ नहर कहा जाता था। ठीक है, और उस नहर को खोदने का जो श्रेय जाता है वो अली मर्दान ख़ान को जाता है। वो बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्ट था और उसने इस नहर को इसको नहर अली मर्दान ख़ान भी कहा जाता है। फैज़ नहर कह लीजिए, कई नाम हैं इसके। और ये बड़ी प्लानिंग से बनाई गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं वक्त लेना चाहूँगा आपसे। चांदनी चौक में जब ये चलती थी तो उसमें किश्तियाँ चलती थीं। इसमें जहाँ टाउन हॉल है आज, जहाँ घंटा घर लगा करता था, उसे घंटा घर भी बोलते हैं, वहाँ चाँद की जब परछाई पड़ती थी रात को तो बहुत से लोग आते थे। बड़ी कूल एक पिक्चर वहाँ हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ घूंघट वाली ख़वातीन भी आती थीं। ठीक है, हमारे बिरादरान वतन के घर से वहाँ बरक़ापोश औरतें भी आती थीं। ये सारा बड़ा एक मेला सा लगता था जब 14वीं का चाँद वो बीच टाउन हॉल के फैज़ नहर में आता था, या नहर बहिश्त भी बोलते थे कि बहिश्त यानी जन्नत से आई है। ये नहर चलते हुए वहाँ से ये खारी बावली जाती थी। अच्छा, अब खारी बावली का नाम आ गया तो वहाँ बावली थी जिसका खारा पानी था। अब ना वहाँ वो बावली है,
ना वो दिखाई देती। यहाँ एक छोटी सी खिड़की है, वहाँ से अगर आपको कोई हिस्टोरियन ले जाएंगे वो बता देंगे देखो ये झांक लो, एक खारी बावली थी। अब तो वहाँ वो खारी बावली दरअसल एक हवेली थी, उसके मतलब अंदर थी। खारी बावली से होता हुआ ये पानी जाता था 30 हज़ारी। 30 हज़ारी में देखिए कितनी बड़ी नहर थी, कितना पानी आता होगा। और वहाँ पे एक एक्वाडक्ट था। एक्वाडक्ट का मतलब होता है पानी को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है, जैसे पानी आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। इसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया, बल्कि अंग्रेज़ों ने इसको फैज़ नहर को भी पाट दिया उसमें। मुगल काल और अंग्रेजों के शासन के वक्त तक लोगों के घरों और मोहल्लों में बावली और कुओं से पानी की जरूरत पूरी होती थी। दीदी या फिर कहें बावली वर्गाकार या गोलाकार होती थी, जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी। इसकी सुरक्षा के लिए फाटक भी लगाए गए थे। इसमें पानी नहर से पहुंचता था। नहर में पानी नहीं आने पर दीदियां भी सूख जाती थी और उस समय कुआं ही एकमात्र सहारा रहता था। साल 1843 में सिर्फ शाहजहांबाद में 607 कुएं थे, जिनमें से 50 से ज्यादा में मीठा पानी आता था। साल 1860 तक यहाँ 1000 कुएं होने के सबूत मिलते हैं, मगर साल 1867 के बीतते बीतते इस शहर के 3/4 कुओं का पानी खारा होता गया। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने 1860 से 61 के बीच एक खत लिखा, कारी का कुआं सूख चुका है, लाल डिग्गी में सभी कुएं अचानक पूरी तरह से खारे हो गए हैं। अगर कुएं गायब हो गए तो ताज़ा पानी मोती की मानिंद दुर्लभ हो जाएगा और ये शहर करबला की तरह एक वीराने में बदल जाएगा। इससे बचने के लिए बड़े सरोवरों के साथ ही सुल्तानों और अमीर लोगों ने दिल्ली में कई बावलियां बनवाई। गंधक की बावली सुल्तान इल्तुतमिश के समय बनी थी। पानी में गंधक की मात्रा होने के चलते ये नाम इसे गंधक की बावली पड़ा। इसके पास ही राजों की बावली, दरगाह काकी साहिब की बावली, महावीर स्थल के पीछे मौजूद गुफानुमा बावली जैसी कई बावलियों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। उसी दौर में निजामुद्दीन बावली, फिरोज शाह कोटला स्थित बावली और वसंत विहार की मुरादाबाद पहाड़ी की बावली समेत कई दूसरी बावलियों का भी निर्माण हुआ था। इसमें से कई तो आज तक उपयोग में आ रही हैं। बावलियाँ यानी जिनमें शहर का जो ज़्यादातर पानी का जो सिलसिला था बावलियों से आता था। और चाहे वो अभी खारी बावली का नाम आया, ठीक है, और वसंत विहार में जो है मुरादाबाद वाली बावली, जो पहाड़ वाली बावली भी मशहूर है, वहाँ पर भी पानी आता था। और फिरोज शाह तुगलक के जो आपका तुगलकाबाद है वहाँ भी कई बावलियाँ हैं, ठीक है। और जो आपका फिरोज शाह तुगलक हमारा जहाँ मैचेस होते हैं वहाँ भी गंधक की मतलब बहुत सी बावलियाँ हैं। गंधक की बावली तो वहाँ पे है महरौली में। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि दिल्ली का जो शहर है बावलियों का शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नबी करीम के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त बावली हुआ करती थी, उसको भी नबी करीम की बावली के नाम से जाना जाता है। मगर उग्रसेन की बावली, पालम बावली और सुल्तानपुर की बावली सूख चुकी है। सिर्फ इसके ढांचे इस वक्त खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि राजा अग्रसेन की जो बावली है, ऐसे तो हिंदुस्तान में एक से एक बावली मौजूद है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका देखते ही बनता है। राजा अग्रसेन की जो बावली है इतनी प्लान तरीक़े से बनी है कि ऐसा लगता है कि जैसे आजकल का कोई लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉल भी नहीं होगा। यानी नीचे मतलब, और अभी भी उसमें साफ़ पानी आता है। उसकी सफाई कराई थी, साफ़ कराया, लेकिन उसके बाद फिर उसमें जो है पानी फिर ख़राब उसका हो गया। बड़ी मेहनत चाहिए होती है इन चीज़ों में। इस बावली की खूबसूरती ये भी है कि इसमें कुछ जो कमरे बने हुए हैं, दो ख़ास तौर से, वो बिना छत के हैं। अच्छा, बावली में क्या है, इसको बोलते हैं स्टेप वेल अंग्रेज़ी में, यानी नीचे तक आदमी जो है जा सकता है और वहाँ से साफ़ पानी लेके आ सकता है। साल 1817 में अंग्रेजों ने सूख चुकी अलीमर्दन नहर की मरम्मत का काम शुरू किया। अंग्रेज रेजिमेंट चार्ल्स मेडकॉफ ने 4 साल बाद यानी कि साल 1821 के आसपास इस नहर का उद्घाटन किया। उस जमाने में इसी नहर से लोगों को पीने का पानी मिलता था। बताते हैं कि किसानों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये नहर धीरे धीरे सूख गई। इसके बाद साल 1846 में पीने के पानी के लिए एक बड़ा जलाशय बनाया गया, लेकिन एक दशक के अंदर ही उसका पानी भी खारा हो गया। अंग्रेजों के काल में दिल्ली को राजधानी बनाने के पहले ही
यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी। जनसंख्या भी बढ़ी, पानी की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं थी। नहर सूख गई तो लोग कुएं के भरोसे होने लगे। पानी की इसी समस्या को दूर करने के लिए साल 1873 में अंग्रेजों ने ताजेवाला में यमुना पर तटबांध बनाया। पुरानी नहर की भी मरम्मत कराई गई। उस समय यमुना से नहर से दिल्ली का पानी लाने और दूसरी नहर बनाने के लिए तो ध्यान गया, मगर पुराने सरोवर, बावली और कुओं के संरक्षण से ध्यान पूरी तरह से हट गया। कहानी अभी और भी है और ये कहानी बिना यमुना विवाद के पूरी नहीं हो सकती। दरअसल साल 1954 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच इसके पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। हरियाणा के पानी में से ही दिल्ली को नहर के माध्यम से पानी मिलता है। साल 1993 में हरियाणा और दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ था, जिससे बुनक से नई कैरियर लाइन नहर बनाकर सहमति बनी। साल 1994 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते में साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी मिलता है। इससे दिल्ली की जरूरत पूरी नहीं हो रही। पुराने जल स्रोत पहले ही सूख चुके हैं। मगर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरा भारत अपने इतिहास में सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहा है। चेन्नई के अंदर, बेंगलोर के अंदर जो हमारे महानगर हैं, सबसे बड़ी चिंता कि हमारे महानगर सूख रहे हैं। और इनमें से जो सारे शहर हैं, ये रोजगार के सबसे बड़े केंद्र हैं। कई शहरों से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो वहाँ पर नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इनमें दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, जयपुर जैसे शहर हैं जो कि बड़े सिटीज़ की दर्जा पाते हैं और हमारे देश में महानगर बोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी पानी का प्रबंधन सही से नहीं किया गया, क्योंकि हमने ना पानी को रिचार्ज किया, ना हमने अपने बांध सहेजे, ना हमने अपने वेटलैंड को सही से करा। तो पानी का स्तर लगातार, और सेकंड बात ये भी है कि हम पानी को रिचार्ज भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी लगातार पानी का स्तर जो है वो लगातार, जो भूजल स्तर है वो गिर रहा है। तो ग्राउंड वाटर का जो लगातार पूरे देश में गिरना, वो एक बड़ा मसला है। सेकंड बात है कि पूरे देश में जो पानी की बर्बादी है, मतलब एक सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट थी कि अगर हम पूरे भारत का हिसाब किताब देखें तो 42.84 अरब लीटर पानी पर डे बर्बाद कर दिया जाता है। यानी कितनी हम इतनी बोतलें करीब हम बर्बाद कर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट सिर्फ पानी की किल्लत या बाढ़ का नहीं, बल्कि प्रदूषण, सूखती नदियों, पारंपरिक और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के गायब होने से भी जुड़ा है। देश में पानी का संकट बेशक बढ़ रहा है, मगर इसका समाधान इतना भी कठिन नहीं है। सिर्फ मानसून की बारिश हमारी पूरे साल की जरूरत को पूरा कर सकती है। जरूरत है तो सिर्फ बारिश की बूंदों को सहेजने की। भारत में मानसून में करीब 900 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर हम मान ले कि मानसून की बारिश करीब 80% भारत को कवर करती है, तो एक अनुमान के हिसाब से मानसून 200 लाख करोड़ बाल्टी से ज्यादा पानी बरसाता है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये हुआ 2 लाख बाल्टी। अभी शायद भारत के शहरों में लोग पानी की उस तरह की वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। बिन पानी सब सुन, हमने कहावतें लगातार सुनी और लगातार देखी और पर सुनते भी हैं लगातार अपने दादाओं मम्मियों से। उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। दुनिया के शहर जैसे आप सऊदी अरब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इजराइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने पानी का संचय किया। उनके यहाँ एक एक बूंद की वो वैल्यू मान रहे हैं, कि कीमत मान रहे हैं, उस बूंद का को जाया नहीं होने दे रहे। हमारे यहाँ जैसे बारिश का पानी है, दिल्ली कम पानी में ही भर जाती है। जब आपके पास बारिश के समय पानी की अधिकता होती है, उस अधिकता का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारे पास दिल्ली में घोषित तौर पे कई वेटलैंड हैं, कई जगह पर हमें जानकारी थी जो हमारे वेटलैंड सूखते गए, हमारी बावड़ियाँ सूखती गई, हमने गांव के तालाब हैं उनको ख़त्म कर दिया। तो जब हम पूरे इकोसिस्टम को ही गड़बड़ा देंगे तो हमने उस पूरे इकोसिस्टम को समझा नहीं। और पानी के साथ साथ पूरे पर्यावरण को सुधारना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर्यावरण का एक भी हिस्सा बिगाड़ेंगे, पानी की वजह से मिट्टी की जो पोषकता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी की जब पोषकता खराब होगी तो जो आप खाना खाएंगे उससे पोषक तत्व तो नहीं होंगे। ये कई बार न्यूट्रिशन की सरकार की भी रिपोर्ट है कि उसमें पानी आप जब मिट्टी की पोषकता खराब हो गई तो आपके खाने में तमाम जो तत्व हैं, मैग्नीशियम से लेकर जिंक से लेकर प्रोटीन तक, उनकी मात्रा कम होती गई। तो पानी को सहेजने के लिए दुनिया भर में क्या हुआ, जैसे सिंगापुर का एग्जाम्पल ले लीजिए। सिंगापुर ने अपने वाटर रिचार्ज सिस्टम को बहुत बेहतर करा। इजराइल ने पानी के संचयन को बहुत बेहतर किया। हमारे यहाँ अभी एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में कुछ काम नहीं हो रहा, सरकारें इस पर लगातार काम भी कर रही हैं, लेकिन वो काम समग्र तौर पे नहीं हो रहा है। भारत अपने कुल साफ पानी का 80% खेती में इस्तेमाल करता है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में
ये बहुत ज्यादा है, जबकि चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपने साफ पानी का 64 और 62% खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रति 1000 लीटर पानी से चीन 0.46 किलो चावल और 1.08 किलो अनाज उगाता है, जबकि इतने ही पानी से भारत सिर्फ 0.23 किलो चावल और 0.36 किलो अनाज उत्पादन करता है। जबकि भारत में बड़े बांध और नहरों का नेटवर्क है, इसके बावजूद किसान सिंचाई के लिए 63% पानी जमीन से निकालते हैं। सिंचाई में नहरों का योगदान सिर्फ 26% है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त करीब 60 करोड़ भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत पानी की कमी की वजह से हो रही है। कंक्रीट के जंगल में पूरा शहर तब्दील हो गए, हमने पेड़ कम कर दिया अपने आसपास की दुनिया में, तो वर्षा का समय भी चेंज हो गया। अमूमन एक ज़माना था जब पहले जुलाई या जून में जब मानसून आया करता था, वो मानसून जुलाई में बहुत पानी बरसता था, लेकिन अब पिछले कुछ साल से ये ट्रेंड लगातार देखने में आ रहा है कि हम सितंबर के महीने में वर्षा अधिक हो रही है, बारिश अधिक हो रही है। हमारा जो पूरा ऋतु परिवर्तन चेंज हो गया। अगर आप देखिए तो जो ठंड बढ़ गई, ठंड के मौसम आगे शिफ्ट हो गए, गर्मियाँ शिफ्ट हो गई, ये अकेला प्रभाव पानी के कई साइक्लिक इफेक्ट पड़ने शुरू हो गए। पानी ने हमारी फसलों को ख़राब करना शुरू कर दिया कि फसलें हमारी जो उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा, चाहे धान की फसल हो, अधिक लोग कह रहे हैं धान की फसल में अधिक पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस पानी का इस्तेमाल प्रबंधन कैसे बेहतर किया जाए ताकि हम पानी को बचा सकें। गेहूं के मौसम में गर्मी बढ़ने से जलवायु परिवर्तन ने उसको मुश्किल पैदा कर दिया। तो पानी की समस्या ने खाली एक जीवन को प्रभावित नहीं किया। जब पानी कम आने लगा तो गंदे पानी की समस्या भी बढ़ गई। भारत में कई लोग गंदे पानी की वजह से मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पानी खाली अकेली एक समस्या नहीं है, पानी के इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया रच जाती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही। तो और पानी का प्रबंधन करना बेहद इम्पोर्टेंट है। अभी हालात और बिगड़ने की आशंका है, क्योंकि साल 2050 तक पानी की मांग इसकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक हर दिन दिल्ली की जमीन के नीचे का पानी 0.05 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। साल 2050 तक दुनिया के 200 शहर डे जीरो की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें टॉप के 10 में भारत के 4 शहर दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद शामिल है। डे जीरो का मतलब है कि शहर में उपलब्ध पानी के सभी स्रोत खत्म हो जाना। डे जीरो क्या है कि जब ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगी जब आपकी टोटियों में पानी आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अभी हालात ऐसे है कि पानी आता है, पानी टैंकरों में भर जा रहा है, पानी उपलब्ध है, लेकिन तब पानी उपलब्ध ही नहीं रहेगा आपके सामने। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको पानी के लिए जो कतारें दिखते हैं, आप किसी दिल्ली के एक इलाके में देख रहे हैं, कुछ इलाकों का सीमित है, आपको गली गली की देश के हर हिस्से में दिखाई देगी। देश के या दुनिया के कई शहरों में ऐसे मामले आ भी चुके हैं। कैपटाउन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा। कैपटाउन में एक बार ऐसा मामला 2015 से 18 के करीब एक ऐसा मामला आया जब वहाँ पर डे जीरो की स्थिति करीब उत्पन्न हो गई, क्योंकि 2015-17 के बीच में वहाँ पर सूखे का जो पानी बरसना था, पानी उतनी बारिश का अनुमान से अधिक पानी नहीं बरसा, पानी बहुत ही कम बरसा, सूखा पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बिल्कुल पानी का सही से प्रबंधन नहीं था। तो लोग पानी के टैरिफ के अकॉर्डिंग मामला था कि लोग पानी का बेफजूल का और बर्बाद कर रहे थे पानी का इस्तेमाल। कैपटाउन में पानी का संकट उत्पन्न हो गया। सरकार ने उसके बाद जाकर, कैपटाउन पहला ऐसा शहर दुनिया में बन रहा था धीमे धीमे, जिसने दुनिया को ये समझाने की पूरी तरह कोशिश करी कि अगर पानी का सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो डे जीरो की स्थिति हो सकती है। उसके बाद वहाँ की सरकार चेती, उसने कुछ ऐसे उपाय किए जिनमें सबसे बड़ा उपाय ये था कि उन्होंने पानी की लीकेज रोकी। जो पानी, और वो उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके लिए उसको अवार्ड भी दिया गया कि पानी की लीकेज ही अगर रोक दी जाए तो कितने पानी को बचा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर ये भी मापा गया कि किसी एक व्यक्ति की दैनिक ज़रूरत इतने पानी की है, इसमें 6000 लीटर तक पानी जो है वहाँ मुफ्त दिए जाने लगा, और उसके ऊपर अगर आप पानी का इस्तेमाल करते थे तो उसके लिए वो पैसा वसूलने लगे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक प्रति मिनट 10 बूंदे टपकाने वाला नल प्रतिदिन 3.6 लीटर पानी बर्बाद करता है। टॉयलेट के हर फ्लश में लगभग 6 लीटर पानी खर्च होता है। CSE की एक रिपोर्ट बताती है कि हर दिन 1 लीटर की 48.42 अरब बोतल पानी बर्बाद हो जाता है, जबकि भारत में करीब 16 करोड़ लोगों को साफ और ताज़ा पानी नहीं मिल पाता। दुनिया की 17.74% आबादी भारत में रहती है, जबकि दुनिया का सिर्फ 4.50% साफ पानी ही भारत में मौजूद है। अनुमान है कि अगर हम मौजूदा दर से पानी की खपत जारी रखते हैं तो साल 2030 तक भारत के पास उसकी जरूरत का आधा पानी ही होगा। साल 2001 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1816 क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष थी। साल 2011 में ये घटकर प्रति व्यक्ति 1545 घन मीटर प्रति वर्ष रह गई। आशंका है कि साल 2050 तक
प्रति व्यक्ति ये 1140 घन मीटर प्रतिवर्ष रह जाएगी। हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पानी की जरूरत पूरी की जा सकती है। 200 वर्ग मीटर का एक घर हर साल 2 लाख लीटर पानी सहेज सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक एक परिवार की पानी की एक दिन की खपत करीब 750 लीटर है। इसका साफ मतलब है हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अपनी साल भर की जरूरत से ज्यादा पानी मिल सकता है। ये एक प्रक्रिया एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हमने चूंकि इसको बर्बाद करने में सदियां लगा दी, अब इसको आबाद करने के लिए हमको एक लंबा समय देना पड़ेगा। हमको अगले 5 साल 10 साल इस पर काम करना होगा कि कैसे हम पानी को धीमे 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 इसका रिचार्ज, क्योंकि लगातार ये कोई एक दिन की बात नहीं। आप शहरों में देखिए सबमर्सिबल पंप लगने शुरू हुए थे, छोटे शहरों में लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वो आसपास का पानी पूरा का जो भूजल स्तर है उसको कमज़ोर कर दे रहे हैं और ग्राउंड वाटर पूरे देश में कम में गिर रहा है। क्योंकि इसके पीछे और इसकी वजह से आप देखिए तो कई पश्चिम बंगाल के इलाकों में लगातार रिपोर्टें आती कि आर्सेनिक पानी में आर्सेनिक बढ़ गया, फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है पानी में। तो हमको पानी की कमी के साथ साथ पानी में जो अशुद्धियाँ हैं इनको भी दूर करना होगा। तो हमको पानी की अशुद्धि भी रोकनी है, पानी का रिचार्ज भी बेहतर करना है। और पानी, क्योंकि भारत में नदियों का एक देश है, मतलब हमारे यहाँ, और पानी को पंचभूत में माना, पंच तत्वों में माना गया है। हमको पानी को सहेजना होगा अपने पंच तत्वों में। जब अधूरे चांद की परछाई पानी पर पड़ी, रोशनी एक नामुकम्मल सी कहानी पर पड़ी। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से आपने पानी की तस्वीर खींची शुरू में इस प्रोग्राम के, और जिस तरह से आपने पानी के ऊपर चांद की परछाई को ला दिया, मैं समझता हूँ कि दिल्ली वालों को पानी का हर तरह का टेस्ट आ गया होगा।